study linear momentum. लीनियर मोमेंटम क्या होता है और किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, लेट अस सी। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है मास m एंड इट इज गोइंग विद सम वेलोसिटी v वेक्टर। इसके सामने यहाँ पर एक दीवार है, दिस इज ए वॉल इन द फ्रंट ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है जी, ओके। अब जब ये ब्लॉक इस वॉल पे जाके स्ट्राइक करेगा तो इट विल डू सम इम्पैक्ट, यहाँ पर कुछ अपना इम्पैक्ट छोड़ेगा, ठीक है, कुछ यहाँ पर चेंज करेगा। ये डिपेंड करेगा दो चीजों पर। एक तो डिपेंड करेगा कितना इम्पैक्ट होगा, एक तो डिपेंड करेगा कि ये ब्लॉक कितनी स्पीड से आके टकराया, नंबर एक। नंबर दो, ये डिपेंड करेगा ये ब्लॉक कितना हैवी था। आप इसको इमेजिन करके देख सकते हैं, इट इज जस्ट ए डेली ऑब्जर्वेशन कि अगर आप एक छोटी सी बॉल, प्लास्टिक की बॉल को 20 स्पीड से दीवार पे मारो तो उस पर कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा या थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। और सेम सिचुएशन में अगर आप प्लास्टिक की बॉल की जगह मेटल की हैवी बॉल, वेलोसिटी चाहे सेम ही रखो, उसी दीवार पे मारो तो आपको पता चलेगा कि वहां पर थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो लीनियर मोमेंटम जो है एक्चुअली ये हमें बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है। मोशन मतलब जो है, मोशन इन द सेंस कि वो ऑब्जेक्ट अगर किसी दीवार पे जाके या किसी ऑब्जेक्ट पे जाके स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा, तो वहां पर कितना इम्पैक्ट देगा। जितना ज्यादा मोशन होगा उतना ज्यादा वहां पर वो जाके इम्पैक्ट अपना छोड़ेगा, ठीक है। तो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन डिफाइन it is the motion possessed by a body, एक, ठीक है, ओके। इसको मेजर कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा किसी बॉडी में कितना मोशन है? तो इट इज मेजर्ड बाय द फोर्स required to stop a moving body। एक बॉडी मान लो मूव कर रही है और आप इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो कितना ज्यादा आपको जोर लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, उससे आप एस्टिमेट कर सकते हो कि उस बॉडी में कितना मोशन है। एक्सपेरिमेंटली मैं आपको बता रहा हूँ। तो कैसे दिया जाता है, तो इट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों चीजों पे क्यों डिपेंड करता है, मैंने आपको एग्जांपल के हेल्प से समझाया है ये चीज। इसको p वेक्टर से डिनोट करेंगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज मास टाइम्स वेलोसिटी, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ हम लिख देते हैं इट इज ए वेक्टर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका ध्यान रखेंगे। और किस डायरेक्शन में जाएगा मोमेंटम, तो इट्स direction is along the direction of motion of object। समझ आई? मतलब मान लो ये ब्लॉक m है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका लीनियर मोमेंटम इसी डायरेक्शन में जाएगा। मान लो ये बॉल है, ये फ्री फॉल हो रही है, नीचे आ रही है, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम है p वेक्टर वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जिधर वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगी उधर ही मोमेंटम होगा, सेम डायरेक्शन होती है दोनों की। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम लिखेंगे इसका SI यूनिट। तो SI यूनिट आपको देखने से पता चलेगा, मास है किलोग्राम आ जाएगा, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो दिस इज द SI यूनिट एंड CGS यूनिट इज किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर per second। So this is the CGS unit of linear momentum. Now if you want to compare the momentum of different kinds of objects, तो you can compare with the help of this relation। हम ग्राफ से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। Let us plot some graphs। एक सिंपल ग्राफ बनाते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि भाई मोमेंटम का और वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा, मीन्स एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है, बढ़ रही है, तो इसके मोमेंटम के साथ क्या होगा। तो सीधी सी बात है, यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि भाई p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, आपको यहाँ से पता चल रहा है ना, और m यहाँ पर बॉडी का जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा। तो उस केस में अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इस ग्राफ में ये जो स्लोप है ग्राफ की,
वो हमें मास देगी, ठीक है, मास देगी। मतलब अगर मान लो आपके पास दो ग्राफ्स हैं लाइक दिस, मोमेंटम है और वेलोसिटी है, और यू हैव टू प्लॉट्स, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है, m1 मास बड़ा है या m2 बड़ा है, तो सीधी सी बात है स्लोप से आपको मास पता चलता है बच्चों, जिसकी स्लोप ज्यादा है। देखो m1 का एंगल थीटा थोड़ा बड़ा बन रहा है और m2 का एंगल थीटा थोड़ा छोटा बन रहा है यहाँ पे, तो एंगल थीटा से पता चलता है स्लोप, ठीक है। तो स्लोप यहाँ पर m1 वाली प्लॉट की ज्यादा है, तो यहाँ से पता चलेगा m1 इज ग्रेटर देन m2। so this is a relation. Here you can compare the momentum of two objects. Similarly, if you want to plot a graph between mass and momentum, अगर आपको पूछा जाए plot a graph between momentum of object and its mass, अब ये कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ध्यान से समझेंगे इस सिचुएशन को। एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, लेकिन जो इसका मास है वो वेरी कर रहा है, या तो वो डिक्रीज हो रहा है या वो इंक्रीज हो रहा है। लेट अस सपोज इसका मास इंक्रीज होता चला जा रहा है अपने आप। ये कैसा होगा, फिजिकल सिचुएशन कैसे बनाए? एग्जांपल के तौर पे यू कैन सी कि भाई एक ट्रक है, उस ट्रक के ऊपर हम कुछ वो v वेलोसिटी से चल रहा है और उसके ऊपर मान लो बारिश हो रही है, सिंपल एग्जांपल, ठीक है, ऐसे भरता जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती जा रहा है और ऊपर से पानी इसके ऊपर गिरी जा रहा है, यहाँ पे ट्रॉली है उसमें पानी स्टोर हो सकता है, तो वो वाटर यहाँ पर जमा होता जा रहा है। तो वाटर के जमा होने से क्या होगा, इसका जो मास है वो इंक्रीज करेगा, बट जो ट्रक का ड्राइवर है उसने वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रखी हुई है, उसको नहीं चेंज कर रहा, एक्सेलरेटर को नहीं दोबारा, ब्रेक को नहीं दोबारा, कांस्टेंट स्पीड से ट्रक चल रहा है, लेकिन उस पर बारिश पड़ रही है तो उसका मास इंक्रीज हो रहा है। तो मास के इंक्रीज होने से मोमेंटम इंक्रीज होगा, मास इज मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो ये फिर से स्ट्रेट लाइन बनेगा और इस केस में जो स्लोप होगी वो आपको वेलोसिटी देगी, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड ग्राफ विच कैन बी आस्क्ड। और यहाँ पर भी अगर दो ग्राफ बना दिए जाएं, एक v1 के लिए एक v2 के लिए, तो v1 इज ग्रेटर देन v2, स्लोप पे डिपेंड करता है। तीसरा ग्राफ जो आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है वेलोसिटी वर्सेस मास, मतलब एक साइड पे हमने ले ली वेलोसिटी और दूसरी साइड पे हमने मास ले लिया। तो इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, लेट अस राइट p इज इक्वल टू mv, देन m इज इक्वल टू p बाय v। नाउ इफ p इज कांस्टेंट, अब जो सिचुएशन है वो है जब p कांस्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस में ना जब भी हम वेरिएशन स्टडी करते हैं ना बच्चे, तो ये वाला जो पैरामीटर है जिसका ग्राफ नहीं प्लॉट करना, दैट इज कांस्टेंट, उसको हमें कांस्टेंट मानना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट लिखी थी और मोमेंटम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास लिखा, तो यहाँ p कांस्टेंट है, तो मतलब फिर क्या हुआ, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मास एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस केस में ग्राफ ऐसे बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको भी समझेंगे, इसका मतलब है कि अगर मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, ठीक है, मान लो ये वही ट्रक है, लेकिन अभी इस केस में इसका मोमेंटम जो है बच्चे उसको हमने कांस्टेंट कर दिया। अब मोमेंटम कांस्टेंट रखने का मतलब है ऊपर से ऐसे मान लो बारिश वैसे गिर रही है, पानी आ रहा है, ठीक है, ओके। अब इसका मास बढ़ेगा लेकिन मोमेंटम नहीं चेंज होने देना हमने, तो जितना मास बढ़ेगा उतना हमें वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा, तभी मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे देखिए मैं कह रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट में से जितना मास इंक्रीज करेगा उतना वेलोसिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट दिस प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया एंड दिस इज द ग्राफ। तो ध्यान रखना ये सारे ग्राफ्स जो हैं 1 मार्क क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया, p इज इक्वल टू mv, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, दिस इज मोशन कंटेंट इन द बॉडी। और अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, अनदर पॉइंट, अगर यहाँ पर किसी बॉडी की वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है, मतलब वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो उस केस में ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी क्या होगा, कांस्टेंट, सीधी सी बात है, मास नहीं वेरी कर रहा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो मोमेंटम भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ओके। अब हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कैसे चेंज करते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है काइनेमेटिक्स में, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेटेड होता है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। अब उसकी वेलोसिटी के चेंज होने से यहाँ पर मोमेंटम चेंज होगा, और वही जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ।